कि एक बार फिर से। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आदमी नामा पाठ, ठीक है। और आदमी नामा पाठ के कवि हैं नजीर अकबराबादी। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को कवि का परिचय दे दिया था, बता दिया था कि आदमी नामा कविता के जो कवि हैं नजीर अकबराबादी, ये इनका जन्म जो है 1735 ईस्वी में आगरा में हुआ था। और इन्होंने आगरा के अरबी फारसी के मशहूर अदीबों यानी शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। और इन्हें हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी थी और ये उसमें सम्मिलित होकर बहुत आनंदित होते थे। यहाँ मैंने बता दिया था इनके बारे में। ये नज़में कहने के लिए विख्यात थे, यानी चलते फिरते रास्ते में कोई भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ, कोई भी पेशे से जुड़ा हुआ यदि कोई व्यक्ति इन्हें मिलता तो इनसे आग्रह करता कि आप हमारे पेशे से, हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए कोई इससे संबंधित कोई 2-4 पंक्तियां आप कह दें ताकि हम उसे याद करके अपने सौदे को, अपने सामान को बेचें। और इस तरह ये चलते फिरते नज़में कहने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, ठीक है। इनकी इसी लोकप्रियता के कारण भिश्ती, ककड़ी बेचने वाला, बिसाती आदि सभी लोग इनकी नज़में गा गा कर अपना सामान बेचते थे। ये सबसे बड़ी विशेषता है। चलते फिरते किसी भी पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए 2-4 नज़में कह देना, लिख देना, बता देना और वो फिर उसको। और इसी से संबंधित एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था, सोमवार की कक्षा में रुदाली के बारे में बताया था। हाँ, यस मैम। आप लोगों ने सर्च किया? सर्च किया आप लोगों ने? हाँ, यस मैम। क्या पता चला? रुदाली के बारे में मैंने जैसा बताया था कि हमारे समाज में जिस तरह से शादी विवाह के अवसर पर गाने वालियों को बुलाया जाता है, उसी तरह से रुदाली जो मृत्यु के अवसर पर रोने के लिए बुलाया जाता है। तो आपने रुदाली के बारे में कुछ सर्च किया? हाँ, बताइए। किसी बच्चे ने सर्च नहीं किया? हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, जानकारी होनी चाहिए। आप लोग सर्च कर लीजिएगा जब समय मिले, ठीक है। ओके। इन्होंने अपनी कविताओं में दुनिया को हंसती, बोलती, जीती, जागती, चलती फिरती और जीवन में खुशियां मनाते हुए रूप में प्रस्तुत किया है। ये बहुत खुश मिजाज कवि थे। नजीर अकबराबादी बहुत खुश मिजाज कवि थे और इसीलिए इन्होंने अपनी रचनाओं में दुनिया को स्थिर नहीं बल्कि उसकी चलती फिरती, उसके हर हाव भाव को उन्होंने अपनी कविता में, अपनी नज्म में, अपनी रचना में उन्होंने इसे चित्रित किया है। ये अपनी रचनाओं में ज्ञानी की तरह उपदेश देने के बजाय मित्र की तरह सलाह मशविरा देते हुए नजर आते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी विशेषता इनकी छंदों की ये है कि ये ज्ञानी की तरह या उपदेशक की तरह उपदेश देते हुए नजर नहीं आते हैं, बल्कि एक सच्चे मित्र, हितैषी, यानी जो हमारा हित चाहता है, हमारा मित्र जो हमें गलत कार्य करने से रोकता है और हमेशा हमारे प्रति सजग रहता है और अपने मित्र के प्रति हमेशा चाहता है कि मेरा मित्र अच्छे काम करे, अच्छे रास्ते पर जाए। तो इस तरह से ये अपने छंदों के माध्यम से लोगों को सलाह और मशविरा देते हुए नजर आते हैं, ठीक है। इनकी कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हैं। बच्चों, आप लोग बीच बीच में अपना वीडियो ऑन करते रहे, मैं लगातार नहीं कह रही कि ऑन रखिए। जैसे जारा रहमान, शिवांगी, कुछ ही बच्चे, स्पर्श, यही लोग ऑन करते हैं, बाकी बच्चे एकदम ऑफ रखते हैं। बीच बीच में सब लोग ऑन किया कीजिए ताकि मैं आप लोगों के हाव भाव को देख सकूं। आप लोग मेरे हाव भाव को तो देख रहे हैं, मेरी भी तो इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चों को रूबरू आमने सामने बैठकर मुझे लगे कि हाँ, मैं भी उनको देख रही हूँ। मेरी भी भावनाओं की कद्र करें आप लोग, ठीक है। तो इनकी कविताएं राष्ट्रीय एकता की प्रतीक हैं, जिनमें कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी उन सब में एकता है। यही कारण है कि इन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया है। इनका देहांत 1830 ईस्वी में हो गया और आम जन यानी साधारण लोगों ने
इनकी कविताओं को, इनकी जो भी इनकी कविताएं हैं, चाहे उर्दू में हो फिर चाहे हिंदी, आम साधारण जनता ने इसे बड़े ही मन से, तन से अपनाया है। क्योंकि इनकी कविताएं, सबसे बड़ी बच्चों बात यह है, जब इनके छंद आप लोग पढ़ेंगे, इसमें तीन कितने छंद हैं, चौथा 4 छंद दिए हुए हैं। इन चारों छंदों के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे, जब समझेंगे, तो लगेगा कि इसमें कोई भी चीज बनावटी नहीं है। अच्छा बच्चों, एक चीज आप लोग बताइए कि कोई भी रचनाकार जब रचना करता है, कविता, लघु कथा लेखन, कहानी, उपन्यास या गीत, संगीत या कविता, तो उसको मसाला या मटेरियल कहाँ से मिलता है, बताइए। हम आसपास की दुनिया या समाज से। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। वो अपने इर्द गिर्द, अब देखिए हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें फैली हुई हैं बच्चों, जिसको हम अपनी लेखनी का, अपनी रचना का आधार बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कहिए तो कदम कदम पर हमारे सामने लिखने के लिए, बताने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत सारी विषय सामग्री उपलब्ध हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी निगाहें, हम अपनी नजरें उन पर केंद्रित करें। अब जैसे चलते हुए मान लीजिए रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, सड़क के किनारे कोई एक दुखी महिला बैठी हुई है, भिखारिन बैठी हुई है, और पूरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में, कपड़े उसके फटे हुए हैं, उसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। या तो फिर सड़क पे हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति सामान का बोझ लादे हुए अपने सिर पर, कंधे पर, और वो रास्ता पार करना चाह रहा है, रास्ता पार नहीं कर पा रहा है। वैसी स्थिति में कोई एक व्यक्ति आया, उसका हाथ पकड़कर सड़क पार करवा दिया। उसके बाद बस में बहुत भीड़ है, कुछ लोग बस पर लटके हुए हैं, कुछ लोग बस के छतों पर बैठे हुए हैं। तो बच्चों, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी सामग्री हैं। हमारे समाज में बहुत ऐसी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, जिनको एक रचनाकार, चाहे वो कवि हो, फिर चाहे वो लेखक हो, है ना, विषय सामग्री, विषय वस्तु हमारे समाज से, हमारे वातावरण से, हमारे इर्द गिर्द, है ना, वो इकट्ठा करता है और उसे ही अपनी लेखनी का, अपनी कविता, अपनी रचनाओं का आधार बनाता है। इसे तो आप लोग भी मानते हैं ना? हाँ यस मैम। हाँ। यस मैम। से तो ये नजीर अकबर आबादी इसी तरह के कवि थे। अब देखिए, कुछ कवि होते हैं, कुछ लेखक होते हैं, जैसे प्रेमचंद का नाम आप लोगों ने सुना है? यस मैम। यस मैम। उनकी कहानियां, आप लोग मानसरोवर में, 4 भागों में मानसरोवर है, उसमें सारी कहानियां संग्रहित हैं उनकी। आप लोग जरूर, या तो किताब लाइब्रेरी में है, स्कूल जब खुलेगा तो आप लोग उसको लाइब्रेरी से इशू कराकर पढ़ें, और या फिर अपने पॉकेट मनी को बचाकर खरीदें। आप लोग बच्चों अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी जरूर बनाएं। ये आप लोग सोच लीजिए कि अपने हर वर्षगांठ पर, अपने जन्मदिन के अवसर पर, या तो अपने मित्रों को एक पुस्तक दें, या उनसे आग्रह करें कि फालतू और बेकार की वस्तुओं से बढ़िया है कि कोई कहानी की किताब, प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हैं। मानसरोवर तो कहानियों का संग्रह है, उसमें तो बहुत कीमती किताब है, लेकिन पतली पतली आपकी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां उपलब्ध है बाजार में। आप दोस्तों को भी वो दें, ठीक है, ताकि किताब ऐसी चीजें, बच्चे किताबें जो हमारी सच्चे मित्र कहे जाते हैं, और हम उनकी सुरक्षा भी करते हैं, और बार बार उसे पढ़ने की इच्छा भी होती है। कई बार ऐसी कहानी और ऐसी उपन्यास होते हैं जिनको बार बार इच्छा होती है कि हम पढ़ें, है ना। तो इस तरह से आप लोग किताब का, या अपने वर्षगांठ पर आप अपने अभिभावक से कहें कि हमें कपड़े नहीं चाहिए, हमें और कोई चीज वस्तु नहीं चाहिए, सिर्फ एक अच्छी किताब के लिए पैसे दे दीजिए, हम किताब खरीदेंगे। तो और जब वर्षगांठ, आपकी कौन सी वर्षगांठ बीती, आप उस पर डेट लिख लें, ताकि आपको याद भी रहे कि ये 12वीं वर्षगांठ के समय आपने इस पुस्तक को खरीदा था। अपने दोस्तों को भी दें, उस पर लिखकर, स्नेह के साथ सस्नेह भेंट, ऐसे करके लिख के, अपना नाम लिखकर, किस डेट को आप दे रहे हैं अपने सहेलियों को, अपने दोस्तों को। तो इस तरह से बच्चों एक लाइब्रेरी आप बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपके संबंधी जब आपसे पूछते हैं कि बच्चों क्या चाहिए जन्मदिन पर, तो आप लोग तुरंत कहते हैं कि बढ़िया सा ड्रेस चाहिए। नहीं बच्चों, ड्रेस तो है ही, वो तो पेरेंट्स देंगे ही, है ना,
लेकिन जन्मदिन के अवसर पर साल में कम से कम एक बार तो आप एक अच्छी पुस्तक जरूर खरीदें। और एक मैम हम लेते हैं खरीदते जन्मदिन हो? पे पुस्तक। कौन यस मैम, इंग्लिश का लेते हैं मैम, इंग्लिश नॉवेल्स। कौन बच्चा बोल रहा है? चेहरा दिखाओ ना भाई, मैम स्पर्श। चेहरा दिखा के बोलो। मैम ऑन है वीडियो। नहीं दिख नहीं रहा है मैम मेरे फिर से ऑन ऑफ करते स्क्रीन हैं। पे सिर्फ 2 ही बच्चों का दिख रहा है, जारा का और शिवांगी का। अभी स्पर्श थोड़ी देर पहले दिख रहा। मैम क्या है? ओम कुमार का अब दिखा। यस मैम। हाँ, मैम हम लेते हैं, नोवेल पढ़ते हैं। पढ़ते हो? चलो वेरी मैम गुड। इंग्लिश नोवेल हम पढ़ते हैं बहुत। क्यों बेटा, यस हिंदी मैम। भी समझ में आती मैम है? 10-12 नोवेल रखा हुआ है मेरे को। और हिंदी? मैम हिंदी भी आती है, बस मैम हिंदी भी खरीदो मैम प्रेमचंद हिंदी की। भी आती है मैम, आपसे हिंदी भी लेंगे। हाँ, यस मैम। प्रेमचंद की कहानियों को आप खरीदिए, बहुत मोटी मोटी नहीं आती है, पतली पतली कहानियों के संग्रह को खरीदें आप लोग, एक मिनी लाइब्रेरी बनाएं। और बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन प्रेमचंद जो है, कुछ लेखक बच्चों कालजयी हो जाते हैं। कालजयी मतलब वो अपने समय में भी बहुत प्रासंगिक रहते हैं, रेलेवेंट रहते हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए के समय में भी, आने वाली सदियों में भी वो रेलेवेंट रहते हैं, प्रासंगिक रहते हैं। तो प्रेमचंद की जो भी कहानियां हैं बच्चों, उन्होंने उस युग में तो रचना की, लेकिन आज भी उन्होंने जो बीज का रोपण, उन्होंने बीजारोपण किया अपने समय में, वो आज भी वो बीज जो है एक विशाल वृक्ष का आकार ग्रहण कर चुकी है। लेकिन उन्होंने जिस जिस समस्या को लेकर उन्होंने अपनी कहानियों में पात्रों का निर्माण किया, पात्रों का चरित्र चित्रण किया, कहानियां लिखी, वो आज भी प्रासंगिक है। उनकी कहानियों का, प्रेमचंद की कहानियों का बहुत सारे विषय वस्तु हैं, बहुत, और हर लेखक की नजर पैनी दृष्टि होती है। वो किसी ना किसी सामग्री पर अपने केंद्र बिंदु पे अपने ध्यान को आकर्षित करता है, ध्यान को रखता है, और फिर उसी से संबंधित वो रचना करता है। तो प्रेमचंद की कहानियों का या उपन्यासों का मुख्य स्वर था बहुत सारी समस्याएं। सबसे पहले तो किसानों की समस्या। आप जब उनकी कहानियों को पढ़िएगा तो किसानों की समस्या है ना, उसके बाद समाज में फैली हुई जो विषमताएं हैं, ये अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, ठीक है, नौकरी से संबंधित नमक का दरोगा कहानी पढ़िएगा तो उसमें आप लोग देखिएगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार और ये घूसखोरी की बात है, रिश्वतखोरी की बात है, ठीक है। पूस की रात, किस तरह से एक गरीब व्यक्ति की इसमें कथा है कि पूस की रात में किस तरह से वो एक कुत्ते को, सोचिए वो ठंड इतनी लग रही है कि एक कुत्ते को अपने पास सुला कर रखता है। उसके बाद गोदान में एक गरीब कृषक की कथा है कि मान्यता है हिंदू धर्म में कि मृत्यु के समय यदि हम गाय के दान करें तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसके पास पैसे नहीं रहते हैं तो अंत में क्या करता है कि गोदान करने के लिए, गाय को दान करने के लिए तो कुछ पैसे रहता है, उससे रस्सी खरीद लेता है और वही दान करता है। तो इस तरह से बच्चों उनकी कहानियों को आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या। निर्मला एक उपन्यास है जिसमें अनमेल विवाह का उन्होंने वर्णन किया है, अपने पिता की उम्र से के व्यक्ति से एक लड़की का विवाह होता है। तो इस तरह से बच्चों उनकी बहुत सारी उपन्यास, बहुत सारी कहानियां हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत ऐसे कवि होते हैं, ये सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति चित्रण में बहुत माहिर हैं, है ना। तो इस तरह से कोई ना कोई केंद्र बिंदु में रखकर कोई ना कोई रचनाकार, जितने भी रचनाकार हैं वो केंद्र में कोई ना कोई समस्या को मूल में रखकर और फिर उससे संबंधित कविता की सृष्टि करते हैं या रचना करते हैं। तो इस आदमी नामा कविता में कवि नजीर अकबराबादी ने सबसे पहले छंद में, इस पूरी जो कविता है, पूरी कविता में 4 छंद हैं और सब में उन्होंने मनुष्यों की फितरत, उनके स्वभाव, उनके रूप का वर्णन किया है कि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे चारों तरफ किस तरह के लोग पाए जाते हैं, है ना, कि अंदर में भाव कुछ और, चेहरे पर भाव कुछ और, ठीक है। दोहरे व्यक्तित्व वाले भी लोग पाए जाते हैं। कुछ इंसान बहुत साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, कुछ उतने ही अत्याचारी होते हैं, चोर उचक्के किस्म के होते हैं। तो इस कविता में उन्होंने
इन्हीं चीजों का वर्णन किया है। अब पहले छंद में आइए हम लोग चलते हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। आदमी नामा यानी आदमी के व्यक्तित्व, उसके व्यवहार, उसके चरित्र का चित्रण इसमें किया गया है इस कविता में। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। अब शब्दार्थ मैंने बताया था, हर पाठ का शब्दार्थ आपको कंठस्थ होना चाहिए बच्चों। मुफलिस यानी दीन दरिद्र गरीब, गदा यानी भिखारी, फकीर ये गदा का अर्थ होगा भिखारी या फकीर, जरदार धनी या अमीर, बेनवा निर्बल या कमजोर, नियमत स्वादिष्ट भोजन। अब यहाँ नजीर अकबराबादी कह रहे हैं मानव के इस पहले छंद में मानव के या मनुष्य के विविध रूपों का उन्होंने वर्णन किया है कि मनुष्य के कितने सारे रूप हमारे सामने आते हैं। ठीक है, क्या दुनिया में सारे मनुष्य एक ही तरह के होते हैं, सबका स्वभाव एक ही होता है? नहीं, नहीं होता है ना। एक परिवार में अगर आप लोग 3-4 भाई बहन है तो देखिए कि चारों के स्वभाव में अंतर होता है ना, बिल्कुल होता है। 3-4 भाई बहन है तो सबका स्वभाव व्यवहार सब अलग होगा। तो फिर इतने करोड़ों की आबादी में फिर सारे मनुष्य एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो संभव ही नहीं है। तो कभी कहते हैं कि दुनिया में एक आदमी वह है, यानी इस संसार में जो बादशाह बनता है वो भी आदमी है। राजा बादशाह आदमी ही ना बनते हैं। जबकि दूसरी ओर क्या होता है कि वह भी आदमी है जो भिखारी और गरीब होता है, जो दरिद्र और फकीर होता है। यानी जो पैसे वाला है वो भी आदमी है, जो दुखी दरिद्र है गरीब है वो भी आदमी है। कहने का तात्पर्य है कि आदमियों के विविध रूप हैं हमारे सामने, हमारे समाज में अलग अलग रूप दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, एक तरफ तो दौलतमंद अपनी दौलत के कारण अत्यंत शक्तिशाली है, अपने दौलत का रूप दिखाकर, पैसे का रूप दिखाकर अपनी शक्ति को प्रदर्शन करता है, वो भी आदमी ही है। तो दूसरी तरफ एक आदमी अपनी निर्धनता के कारण अत्यधिक कमजोर है, और दूसरी तरफ दिखा रहा है, ये चित्रित किए हैं नजीर अकबराबादी, दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा भी है, ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जो फकीर हैं, दरिद्र हैं, बहुत ही गरीब हैं और कमजोर है, वह भी आदमी है। जो प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन खाता है, यानी तरह तरह का भोजन खाता है, स्वादिष्ट भोजन खाता है। क्यों खाता है भाई? क्योंकि वो पैसे वाला है, उसके पास किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, स्वादिष्ट भोजन खाता है, वो भी आदमी है। और दूसरी तरफ गरीब और फकीर अपनी निर्धनता के कारण सूखी रोटी के टुकड़े चबाने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो अत्यंत गरीब है, दुखी है ना, कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है। तो भाई वो क्या करेगा? किसी तरह रूखी सूखी रोटी खाकर 2 वक्त अपना पेट भरेगा। ठीक है, तो ये आदमी के विविध रूपों का वर्णन इस छंद में नजीर अकबराबादी ने किया है। इस छंद से सामाजिक विषमता परिलक्षित होती है हमारे सामने। सामाजिक विषमता यानी हमारे समाज में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है। सामाजिक विषमता ये है कि अमीर गरीब के बीच के अंतर को उन्होंने सामने लाया है। अमीर एवं गरीब के बीच जमीन आसमान के अंतर को दर्शाने वाली ये पंक्तियां समाज की व्यवस्था पर व्यंग भी करती हैं कि हाय रे हमारा समाज, जो पैसे वाला है वो अत्यंत पैसे वाला है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तरह तरह का व्यंजन खा रहा है। और कुछ वर्ग ऐसा भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 वक्त की रोटी किसी तरह से उन्हें नसीब होती है। तो ये है हमारे समाज के बीच में सामाजिक असमानता, सामाजिक विषमता और भेदभाव। समझ में आई बच्चों ये बात? पहला छंद समझ में आ गया सबको? यस मैम। नेक्स्ट अब दूसरे छंद में देखिए उन्होंने क्या वर्णन किया है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है यामिया, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है यामिया, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियां,
और आदमी ही उनके चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। अब इसका शब्दार्थ देख लीजिए। इमाम, इमाम का अर्थ, जिन शब्दों का अर्थ किताब में नहीं दिया हुआ बच्चों, आप उस शब्द के नीचे रेखांकित करेंगे पेंसिल से और उसके ऊपर उसका अर्थ लिख लेंगे। इमाम का अर्थ होता है नमाज पढ़ने वाला, खुतबा ख्वां कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, और ताड़ता यानी भांप लेना, किसी भी बात को ताड़ लेना मतलब महसूस कर लेना, भांप लेना। अब इसमें नजीर अकबराबादी कह रहे हैं कि आदमी की प्रकृति अर्थात उसके स्वभाव का वर्णन किया है। दूसरे छंद में उन्होंने आदमी के स्वभाव का वर्णन किया है, क्योंकि इस करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति का स्वभाव एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है, अपना अपना स्वभाव होता है, अपनी अपनी आदतें होती हैं, अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी रुचि होती है ना बच्चों? हाँ, जो Yes, बेस्ट ma'am. फ्रेंड Yes, होते ma'am. हैं, Yes, ma'am. मुझे लगता है कि जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनकी भी आदतें समान नहीं होती है। क्या होती हैं? हाँ, No, ma'am. नहीं। ma'am. No, ma'am. दोस्ती इस बात पे भी नहीं होती है। ऐसे कहा जाता है कि दो लोगों में दोस्ती उनकी समान भाव को देखकर, समान गुण को देखकर हो जाती है। आप लोग क्या मानते हैं, दोस्ती का आधार क्या है? बताइए, दोस्ती के क्या क्या आधार हो सकते हैं? हाँ, हाँ, विश्वास। आपसी विश्वास, वेरी गुड। और आधार बताइए। जैसे दो लड़कों के बीच या दो लड़कियों के बीच दोस्ती जो होती है, हम लोग कहते हैं ना, बड़े गर्व से कहेंगे मेरी सहेली है, मेरी फास्ट फ्रेंड है। तो आखिर क्या क्या देखकर, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होती है जिसके कारण आपकी दोस्ती हो जाती है? बताइए। एक तो विश्वास, कंपटीशन। हाँ, और बोलिए, तो आम बात है, बहुत साधारण सी बात मैंने पूछा आप लोगों से। दो लोगों में जब दोस्ती होती है तो किसी आधार क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है? मैम सामान्य गुण। हाँ, मैम सामान्य गुण। सामान्य बुद्धि। अच्छा, Yes, हाँ, ma'am. चलो ये मिलते भी है, जुलते दो लोग। इससे भी दोस्ती होती है। और बताओ कोई। कंपटीशन। हाँ, क्लियर बोलो। कंपटीशन। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। यस मैम। दोस्ती में तो प्रतिस्पर्धा बच्चों होनी ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए ये हो जाए कि हम दो दोस्त हैं, मान लीजिए दो सहेलियां हैं, तो आपसी एक सहेली बहुत पढ़ने में तेज है, तो दूसरी सहेली उसको देखकर प्रतिस्पर्धा करेगी। ठीक है, प्रतिस्पर्धा भी अच्छी बात है, ये भी होनी चाहिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक या नकारात्मक? सकारात्मक। हम सकारात्मक का बात कर रहे हैं। हाँ, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड जिससे परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो प्रतिस्पर्धा भी सही बात है, ये भी जवाब सही है स्पर्श का। प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता अगर किसी दोस्त में है बहुत ज्यादा, तो हम उस दोस्त की ओर सहज ही आकर्षित हो जाएंगे और ये सोचेंगे कि मेरा ये दोस्त 10 घंटा पढ़ता है तो इसको 98% आता है, तो मैं भी इससे शिक्षा ग्रहण करके मैं भी 10 घंटा ही पढ़ूं, या कोशिश करूं कि 11 घंटा पढ़ सकूं ताकि मेरे भी अच्छे मार्क्स आए। लेकिन वहां ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम मेरा 99% आ जाए और मेरे दोस्त का 90% ही आ जाए। क्या ये होनी चाहिए फिर? हाँ, नो मैम। नो मैम। No, ma'am. अगर ऐसी भावना आ गई तो फिर वो नकारात्मक भाव आ गया, और फिर वो नकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो गई, और फिर प्रतिस्पर्धा जब नकारात्मक भाव से परिपूर्ण हो जाता है तो फिर वहां दोस्ती नहीं रह जाती है, क्योंकि फिर वहां ईर्ष्या का भाव आ जाएगा। जहां नकारात्मक भाव आया फिर वहां ईर्ष्या हावी हो जाएगी, और ईर्ष्या के तहत हम क्या करेंगे कि चलो मेरा दोस्त जो है उसको कम नंबर आए, मुझे ज्यादा नंबर आए। तो फिर दोस्ती में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक भाव होना चाहिए, नकारात्मक भाव नहीं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि इस संसार में अब पहले वाले छंद में नजीर अकबराबादी ने हर मनुष्य के रूप के बारे में बताया, है ना, इसके रूप के बारे में बताया कि बादशाह जो है वो भी मनुष्य है, जो भिखारी है वो भी मनुष्य है, तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन खाने वाला भी मनुष्य है, और रोटी के टुकड़े चबाने वाला भी
मनुष्य है। यानी मनुष्य के विविध रूपों का उन्होंने वर्णन किया पहले छंद में। दूसरे छंद में भी अब किस तरह के मनुष्यों का उन्होंने वर्णन किया है वो देखिए कि इस दुनिया में मस्जिद का निर्माण करने वाले, यानी धार्मिक स्थल, मस्जिद जो है वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, वहां जाकर वो नमाज अदा करते हैं। तो मस्जिद का जो निर्माण करने वाले हैं और मस्जिद में बैठकर नमाज जो पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले, कुरान का अर्थ बताने वाले, जैसे अनेक धार्मिक कार्य करने वाले भी आदमी ही हैं। मस्जिद में, मंदिर में बहुत सारे कार्य होते हैं, ये सारे धार्मिक स्थल है ना, गुरुद्वारा और चर्च, मंदिर, मस्जिद, यानी जितने भी धार्मिक स्थल हैं, यहाँ धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी क्रियाकलाप, बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने मस्जिद का उदाहरण दिया है, नजीर अकबराबादी। उन्होंने अपने धार्मिक स्थल का वर्णन किया है कि मस्जिद में जो नमाज पढ़ता है वो भी आदमी, जो नमाज का, जो कुरान का अर्थ बताता है वो भी आदमी, कुरान पढ़ने वाला वो भी आदमी, और इस तरह से बहुत सारे धार्मिक कार्य जो है वो मस्जिद में होते हैं। तो इन सारे धार्मिक कार्यों को करने वाला भी आदमी ही होता है। दूसरी तरफ क्या होता है, इस तरह के अनेक धार्मिक कार्य करने वाले इमामों, नमाजियों की जूतियां चुराने जैसा अनैतिक एवं असामाजिक कार्य करने वाले भी आदमी ही होते हैं। अब मंदिर में मान लीजिए नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति है ना, कुरान का अर्थ बताने वाला व्यक्ति, इस तरह से जो नमाज अदा करने गया, ढेर सारे लोग एक साथ मस्जिद में प्रवेश कर चुके हैं और वो बैठकर धार्मिक क्रियाकलाप में व्यस्त हैं। और एक व्यक्ति या एक ऐसा वर्ग, या वर्ग कहिए या व्यक्ति कहिए, क्योंकि वर्ग भी व्यक्तियों के समुदाय से ही, व्यक्तियों के समूह से ही बनता है। तो मस्जिद के बाहर इमामों और नमाजियों की जूतियों चुराने जैसा अनैतिक, है ना, अनैतिक यानी जो नैतिकता से दूर हो, नीतिपरक बातों से दूर हो, वो और असामाजिक कार्य करने वाला भी कौन होता है बताइए? वो भी आदमी ही रहता है। यानी जो बेचारे नमाज अदा करने गए हैं, उस ये सोचकर गए हैं कि धार्मिक स्थलों में तो वर्जित होता है जूता चप्पल वगैरह लेकर अंदर प्रवेश करना, तो वो बेचारा जब जूता चप्पल बाहर खोल कर गया है इस विश्वास से कि भला जूता चोरी कौन कर सकता है, भला चप्पल कौन चोरी कर सकता है, 10 मिनट की तो बात है, आधे घंटे की तो बात है। इस विश्वास के साथ जब वो मस्जिद में प्रवेश कर जाता है तो उनके इस विश्वास के साथ विश्वासघात करने वाला जो होता है वो भी कौन होता है? आदमी ही होता है। बस वो चुपचाप आता है और क्या करता है, इधर उधर देखता है, धीरे से जूते को उठाता है, चप्पलों को उठाता है और वहां से गायब हो जाता है। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि उन पर नजर रखने वाला भाप जाता है। अब एक आदमी खड़ा होकर ऐसे मस्जिद के सामने इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, क्या सोचकर कि कब मौका मिले कि जूते चप्पल को उठाएं और भाग जाएं। और दूर खड़ा एक व्यक्ति वो इसके मनोभाव को भाप जाता है कि जूते चप्पलों को बड़े ध्यान से देख रहा है, चारों तरफ देख रहा है, ये जरूर चोरी करने की मंशा से आया हुआ है। और जो इन चीजों को देखकर भाप जाता है वो भी कौन होता है? वो भी आदमी ही होता है। यानी ये आदमी के विविध रूपों, विविध स्वभाव, विभिन्न प्रकृतियों का वर्णन इसमें अकबराबादी ने किया है कि हमारे समाज में तरह तरह के व्यवहार, तरह तरह के आचरण, तरह तरह के स्वभाव से परिपूर्ण मानव हैं और उन पर नजर रखने वाला और फिर उन्हें पकड़ने वाला भी आदमी ही होता है। संसार में, समाज में सारे लोग चोर नहीं होते हैं, 2 4 10 लोग होते हैं चोर, उनका एक गिरोह होता है और बाकी एक वर्ग होता है, एक या 2 4 लोग ऐसे भी होते हैं जो इस काम को बुरा मानते हैं और वो भांप जाते हैं कि अरे ये तो चोरी करने के उद्देश्य से आया है, और बस उसको देखते हैं और जैसे लगता है कि चोरी करने की प्रक्रिया में जैसे वो संलग्न होता है, जैसे वो जूते चप्पलों को उठाता है, बस तुरंत आता है उसको पकड़ लेता है, तो वो भी आदमी ही होता है। कहने का आशा है कि संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के आदमी हैं और आदमियों के एक प्रकृति के व्यक्ति समाज के कल्याणकारी एवं नैतिक धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, तो दूसरी प्रकृति के लोग अनैतिक एवं समाज विरोधी कार्य करते हैं और
एक प्रकृति ऐसे लोगों की भी होती है जो समाज विरोधी एवं अनैतिक कार्य करने वालों को रोकती हैं और उन्हें रोकते हैं और फिर उन्हें दंडित भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। एक वर्ग है या कुछ वर्ग ऐसे हैं जो चोरी करता है, अनैतिक काम करते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें रोकते हैं, आते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और रोकते हैं, मना करते हैं कि यह कार्य अनुचित है ना, ये अपराध है, आप अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आपको अपनी आदत छोड़ देनी चाहिए। और एक तीसरा वर्ग ऐसा होता है जो इन लोगों को पकड़ता है और पकड़कर उनके किए गए आचरण के अनुसार उन्हें दंडित भी करता है, उन्हें सजा भी देता है। क्योंकि कहा जाता है कि गलत कार्य को यदि रोका जाए, और सिर्फ रोका जाए उतना पर्याप्त नहीं होता है, कभी कभी रोकने के साथ साथ दंडित करना भी आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा बच्चा घर में अगर वो 1 रुपए की चोरी करता है और बच्चों अगर उसे दंडित नहीं किया जाए, उसे समझाया नहीं जाए, है ना, कि सबसे पहले तो उसको ये समझाना होगा कि उसने जो 1 रुपए की चोरी की है वो कितनी गलत है। उसे पैसे की आवश्यकता थी, वो अपने घर में अपने माता पिता से या भाई बहनों से मांग सकता था या मांग सकती थी, ठीक है, लेकिन उसने चोरी की तो उसे पहले तो एहसास दिलाना होगा कि तुमने जो ये कार्य किया है ये अनुचित है, गलत है, इसे चोरी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर उसे नहीं समझाया जाएगा तो वो 1 रुपए की चोरी कब 100 में परिवर्तित हो जाएगी, कब 1000 में परिवर्तित हो जाएगी, कब लाख में, कब करोड़ में। आज वो अपने घर से चोरी सीखता है। कहा जाता है कि कोई भी गलत काम बच्चे सबसे पहले अपने घर से ही और अपने आसपास के वातावरण से ही सीखते हैं। किसी भी बच्चे का प्रारंभिक पाठशाला उसका घर होता है। अच्छे आचरण, अच्छी आदतें वो अपने घर से ही सीखता है। ठीक है, और फिर कभी कभी वो आसपास वातावरण से भी अडॉप्ट करता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ घर में ही सीखता है, हो सकता है कि उसके अड़ोस पड़ोस में वो जहां जाता है वहां भी इस चीज को, इन चीजों को देखता है कि वहां लोग कैसे झूठ बोल रहे हैं या कैसे चिल्ला कर बात कर रहे हैं या संबोधन देखते हैं गलत तरीके से। तो कहा जाता है कि बच्चों का मन बहुत कच्चा होता है, बहुत बाल जो स्वभाव होता है बहुत कच्चा होने के साथ साथ वो देख कर भी बहुत कुछ सीखता है। छोटा बच्चा, उसे पता नहीं है कि ये चोरी क्या है, माता पिता उसे समझाएं और समझा दिए, ठीक है, समझाने के साथ साथ अगर उसकी प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं हो रहा है ना, अगर लगता है अभिभावकों को कि नहीं अब इसे दंडित करना जरूरी हो गया है और उसे दंडित करने का समय आ गया है, तो कहा जाता है ताड़ना और प्रताड़ना। ताड़ना यानी डांट फटकार करना, है ना, और प्रताड़ना यानी उसको किसी दंड से प्रेरित होकर कोई सजा देना, यानी कोई ऐसा दंड जो प्रताड़ित करने का मतलब बच्चा मारना पीटना नहीं बच्चों, उसे कोई ऐसा दंड देना जिससे उसे लगे कि हाँ मैंने जो कार्य किया है वो सर्वथा अनुचित था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सुधारने के लिए प्रताड़ना भी आवश्यक है, और वो प्रताड़ना शारीरिक न होकर भावनात्मक तरीके से हम बच्चे को कह दें कि ठीक है चलो तुमने तो चोरी की, तुम्हें बहुत बार समझाया गया, मना किया गया कि यह कार्य अनुचित है, नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारा 1 सप्ताह के लिए पॉकेट मनी बंद। जो तुम्हें दिया जाता था पॉकेट मनी अब वो नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने 100 रुपए की चोरी की है। अब जब 100 रुपया पूरा हो जाएगा तब तुम्हें फिर दिया जाएगा। तुम्हारा खाना पीना, जो तुम्हें तरह तरह के डिमांड जो तुम्हारे होते थे, तुम्हारी जो फरमाइश होती थी कि हमें ये चाहिए, वो 1 सप्ताह के लिए बंद। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करने पर बच्चों को हम इस तरह से समझा भी सकते हैं, दंडित भी कर सकते हैं और उन्हें सुधार भी सकते हैं। तो हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो दंडित करते हैं। वो कौन सा वर्ग कहलाता है बच्चों? दंडित करने का काम हमारे समाज में किसका है बताइए? कौन सा वर्ग है जो ये कार्य करता है, दंडित करने का काम? पंच। हाँ, क्लियर बोलो बेटा, गलत है तो मैं समझाऊंगी फिर। पंच। हाँ, न्यायाधीश। न्यायालय, कोर्ट, पुलिस, है ना, न्यायाधीश, जज। तो सबसे तो पहले पुलिस पकड़ती है, ठीक है,
उसके बाद उस पर अभियोग जो है वो अभियोग साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत इकट्ठा करती है, गवाह इकट्ठा करती है, और जब सारी चीजें उसके खिलाफ पाई जाती हैं और यह पाया जाता है कि हाँ इसने चोरी की, इसने यह गलत कार्य किया, इस गलत कार्य में ये लिप्त था, इस गलत कार्य को इसने अंजाम दिया, तो फिर उसे न्यायालय ले जाया जाता है, जहां जज न्यायाधीश जो होते हैं वो फैसला करते हैं कि उसकी चोरी या उसका जो कार्य है, गलत कार्य, जो गलत कार्य उसने समाज के साथ किया, यदि किसी को धोखाधड़ी किया, कौन सी धारा उस पर लगाई जाए, कितने दिन की उसे सजा दी जाए, क्योंकि हर धारा और हर गलती के लिए एक धारा बनी हुई है, एक सजा जो है वो कितने दिनों की होनी चाहिए, वो सब कुछ निर्धारित है हमारे कानून में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से उसे सजा देने का काम एक दूसरा वर्ग करता है। आगे बात समझ में? Yes, ma'am. तो इस तरह से Yes, ma'am. ये दूसरे छंद में उन्होंने बताया है कि धार्मिक कार्य करने वाले भी आदमी ही है, और अनैतिक काम करने वाले, गलत काम करने वाले भी आदमी ही हैं। जो उन्हें देखकर परख जाता है, समझ जाता है, पकड़ लेता है, वो भी आदमी है, और जो उनके गलत कार्यों के अनुसार उन्हें सजा देता है वो भी आदमी ही है। आदमी। समझ में आया बच्चों? हाँ, यस Yes, मैम। ma'am. दूसरा छंद। अब Yes, तीसरा ma'am. छंद, तीसरा छंद। यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। बच्चों, कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिनको आप शब्द, एक एक शब्द को पढ़ेंगे, एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे, एक एक अक्षर को पढ़ेंगे, तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि आपको उसका अर्थ समझ में आ जाता है ना? हाँ, Yes, ma'am. मैं बार बार हाँ। आप लोगों को कहती हूँ, मैं एक दिन फिर आप Yes, लोगों को ma'am. क्लास में पढ़ाऊंगी ऐसे भी, कि कविता और कहानी लिखने के लिए कौन कौन से बिंदु होने चाहिए, कैसे आप, एक बच्चा सोचता है कि हमारी बहुत इच्छा होती है कि मैं लिखूं, और हर बच्चे और हर व्यक्ति के अंदर एक कवि होता है। आप लोग इसे मानते हैं कि नहीं? हाँ, बस आवश्यकता Yes, इस बात ma'am. की है कि आप एक छोटी छोटी रचना, छोटी छोटी चीजों को देखकर उस पर 2 पंक्ति 4 पंक्ति शुरुआत तो करें। आवश्यकता है शुरुआत करने की। हम यदि शुरू कर देते हैं कोई चीज को, किसी भी काम को, तो करते हैं तो फिर खत्म भी होता है।